तो सर लिख दीजिए ना भाई, तुम समझो मेरा हाथ अभी थोड़ा गर्मी ले रहा है, ठीक है, क्योंकि सर्दी काफी लग रही है। तो कॉज ऑफ ओरिजिन क्या था उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन कॉज ऑफ ओरिजिन आप समझ रहे हैं कि ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी बढ़ती जा रही थी। हमने ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था सांख्य देखा था, न्याय देखा था, त्रयमासिक देखा था, पूर्वमीमांसा देखा था, है ना, योग देखा था। तो हम स्कूल ऑफ फिलॉसफी देखा था ऑर्थोडॉक्स, जो वैदिक धर्म में बिलीव करते हैं, जो नहीं करते हैं, जिनका ये मानना था आपको ये सब की कोई जरूरत नहीं है, सब यज्ञ और सब करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी मोक्ष अटेन कर सकते हो, आपको एक्चुअल में अपने अंदर भीतर जाना है, आपको खुद को समझना है, यज्ञ करवाने से कुछ नहीं होना। फिर जो वैश्य सूत्र हैं वो धीरे धीरे इन धर्मों की ओर माइग्रेट होना शुरू हुए। लेकिन क्या सिर्फ यही कॉज ऑफ ओरिजिन था? नहीं, और भी थे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मणिकल डोमिनेशन तो हमने देख लिया, ठीक है, चलो अब हाथ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन तो हमने देख लिया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास एंड अपोज ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। और यही कारण था कि क्यों फिर हमने वेदों में उपनिषदों को ऐड करना पड़ा हमें, ठीक है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ट्रेड वाज इंपैक्टेड ड्यू टू रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस, रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस होती थी, इसका दान दे दो, उसका दान दे दो, उसकी बलि दे दो, उसकी बलि। तो ये सारी चीजों के चक्कर में जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है वो इंपैक्ट होती थी, एग्रीकल्चर इंपैक्ट होता था सैक्रिफाइस की वजह से। और ट्रेड मेनली कौन करता था? ट्रेड मेनली जो वैश्य हैं, आज ये देखो वैश्य मतलब जैसे जिनको बनिया बोलते हैं, तो वो, ठीक है। पंच मार्क्ड कॉइन्स का यूज होना शुरू हो गया। अभी तक बाटर सिस्टम था, और अभी जब पंच मार्क्ड कॉइन, अगर आप खुद सोचो, अगर कॉइन्स शुरू हो गए तो क्या शुरू होगा? दबा के ट्रेड शुरू होगा। क्यों शुरू होगा? क्योंकि अभी तो जैसे अगर बाटर सिस्टम में तो बड़ी लिमिटेशंस होती हैं कि भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की नीड होती है, हम इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे गेहूं चाहिए तो आई हैव टू लुक फॉर अ पर्सन जिसके पास गेहूं हो, एंड एट द सेम टाइम मेरे पास वो होना चाहिए जो उसको चाहिए। अगर उसको मान लो चाहिए जूते, मेरे पास जूते नहीं है, अगेन हो नहीं सकता ट्रेड। लेकिन यहाँ पे क्या, जब सिक्का आ जाता है तो ट्रेड दबा गया होता है, ट्रेडिंग कम्युनिटी फ्लरिश करेगी वैश्य। तभी आप देखो, आप राजस्थान यहाँ पर जाओ तो बहुत जैन कम्युनिटी मिलेगी, और वो ज़्यादातर ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है। जैन कम्युनिटी आप देखो बहुत अमीर होते हैं जैन से, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जनरल में बात कर रहा हूँ, काफी अमीर होते हैं और काफी दानी भी होते हैं। मतलब बहुत अपना, आपने कई बार सुना होगा कि 100 करोड़ की 200 करोड़ की संपत्ति को दान कर, मतलब पूरा डोनेट करके और एकदम एस्थेटिक जीवन की ओर आगे जो है कदम बढ़ाए। वर्ण सिस्टम, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डिड नॉट अटैच देमसेल्फ टू वर्ण सिस्टम एंड एवरीवन ट्रीटेड इक्वली। यानी कि यहाँ पर कोई वर्ण सिस्टम नहीं था कि ब्राह्मण देन क्षत्रिय देन वैश्य देन शूद्र, इस तरीके का वर्टिकल कोई क्लासिफिकेशन नहीं था कि यहाँ ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य नीचे शूद्र हैं, इनको इनकी सेवा करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं था, हर कोई समान है। तो जैनिज्म बिलीव इन वर्णास वर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड नॉट बाय बर्थ। तो यानी कि सबको उन्होंने इक्वल ट्रीट किया था, ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं था। यही कारण था कि क्यों जैनिज्म और बुद्धिज्म फ्लरिश हुए, यही कारण है कि क्यों फिर ब्राह्मण वैदिक रिलीजन में जल्दी से उपनिषदों को भी जोड़ना पड़ा, ठीक है। उपनिषद काफी अच्छे हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो ठीक है। तो कॉज ऑफ ओरिजिन में बिलीफ इन नॉन वायलेंस भी है, बिकॉज दोनों धर्म नॉन वायलेंस से बिलीव करते हैं। नॉन वायलेंस है तो फिर अगेन ट्रेड फ्लरिश करता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर कहीं पे बहुत ज्यादा वायलेंस और हिंसा हो रहा है तो ट्रेडिंग कम्युनिटी को ट्रेड करना चाहिए क्या? बताओ, नहीं करना चाहिए, शांति चाहिए। अब तुम खुद देखो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ क्या ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती होगी कि इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही नहीं, क्यों? क्योंकि पीस ही नहीं है, शांति नहीं है, वायलेंस इतना हो रहा है। महावीर एंड बुद्ध व क्षत्रिय, तो बात आती है क्षत्रियों ने क्यों, मतलब जब क्षत्रिय के ऊपर ही है तो उन्होंने क्यों धर्म को बनाया? क्योंकि आई थिंक आपको इतना तो पता होगा कि गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म धर्म को बनाया, जन्म दिया, और महावीर जी जो है जन्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैन धर्म का मेन जो मतलब प्रपाउंड किया, जो प्रचार किया, वो वर्तमान महावीर जी ने किया। तो दोनों लोग क्षत्रिय, तो क्षत्रियों ने क्यों किया? क्योंकि वैश्य और शूद्र जो है उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो चैलेंज कर सकें वैदिक डोमिनेशन को, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को। क्षत्रिय भी कहीं ना कहीं थोड़े परेशान थे ब्राह्मणिकल डोमिनेशन से, क्योंकि जैसे मतलब इनको राजा बनना है, तो काइंड ऑफ ब्राह्मण जो है उसको काइंड ऑफ अथॉरिटी देते थे कि हाँ जनता ये यहाँ पे राजा, हमने यज्ञ किया, यही भगवान से, काइंड ऑफ ये लिंकेज टाइप। तो कहीं ना कहीं जिसको राजा बनने का मौका नहीं मिला तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन तो इनको भी करना था, नॉट दैट मच, लेकिन करना था। तो इनके पास लेकिन अथॉरिटी थी जिसको चैलेंज कर सकते थे। तो ये एक मेंटालिटी का भी खेल होता है, ओके। तो यहीं से जैनिज्म और बुद्धिज्म दो ही स्कूल ऑफ थॉट्स निकल गए। हेटेरोडॉक्स का मतलब जो वैदिक जो रिलीजन है, जो वेदों में बिलीव नहीं करते हैं, ऑलराइट। सो लेट अस स्टार्ट विद जैनिज्म। जैनिज्म से शुरू करते हैं, ठीक। तो जैनिज्म में तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट चलता है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने सही तो किया था लेकिन सब बिगड़ गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से सही कर देता हूँ। ये जो है थोड़ा सा ठीक है भी, ओके। चलो थोड़ा सा ये कट रहा है, कोई नहीं, मेरा ओसीडी का प्रॉब्लम है, थोड़ा मैनेज कर लो। इन जैनिज्म तीर्थंकर्स आर कंसिडर्ड टू बी ग्रेट टीचर्स, ठीक है। जैन धर्म में तीर्थंकरों को महान शिक्षक माना जाता है। तो तीर्थंकर कौन है? जो ग्रेट टीचर्स उनको तीर्थंकर बोला जाता है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए, कितने? 24। हमें 24 के नाम याद नहीं रखने हैं, सिर्फ 3 के नाम याद रखने हैं या फिर 4 के नाम याद रखने हैं। पहले है ऋषभदेव, ऋषभ नहीं ऋषभदेव, ठीक है। इनका बर्थ प्लेस है अयोध्या, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है बुल से, बैल से। 23वें पार्श्वनाथ, वाराणसी में इनका जन्म हुआ, सर्पेंट यानी सांप से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड वर्धमान महावीर 24 नंबर के तीर्थंकर हैं, और कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ, एंड ही इज रिप्रेजेंटेड बाय द लायन, ठीक है, शेर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और चौथे कौन है जिनको आपको नाम याद होना चाहिए? 22 है अरिष्टा नेमी, अरिष्टा नेमी, इनको ही नेमीनाथ बोलते हैं। अगर नेमीनाथ लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना आपने कि भाई नेमीनाथ कौन आ गया। तो वेदों में सिर्फ 2 तीर्थंकर के बारे में लिखा हुआ है, ऋषभदेव और अरिष्टानेमी। इसीलिए जो है जैन बोलते हैं कि भाई ये जो हमारा जैन धर्म है वैदिक रिलीजन से भी पुराना है। क्यों? क्योंकि वेदों में तक नाम लिखे हुए हैं, और नाम ऐसे तो लिखे नहीं जाते हैं जब तक किसी ने बहुत कुछ किया ना हो और बहुत टाइम ना हो गया उसको किए हुए, तब तक तो वेदों में तब तक तो नाम लिखा नहीं जाता ना। ऐसा कुछ किसी को रिकग्निशन देते नहीं है, जब तक वो मर जाता है उसके बाद हम उसको रिकग्निशन देना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं वेदों में अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जैन पुराना है। उससे में कोई नहीं जाना, लेकिन ध्यान रखना ऋषभ जो देव है, ठीक है, ऋषभदेव पहले वाले, और 22वें वाले अरिष्टा नेमी नेमीनाथ, इनके बारे में मेंशन है कहां पर? वेदों में। 23वें पार्श्वनाथ सांप इनका जो सिंबल है, और 24वें वर्धमान महावीर जिनका सिंबल लायन है। हमें पढ़ना किसके बारे में? 24वें जो है वर्धमान महावीर। क्यों पढ़ना है इनके बारे में? इसलिए पढ़ना है इनके बारे में बिकॉज पेपर में पूछता है, इसलिए तो पढ़ना है, और क्या फालतू में यार हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? पेपर में पूछता है तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्धमान महावीर पे आते हैं। तो वर्धमान महावीर की बात करेंगे तो इनका बर्थ कब हुआ था? 540 बीसी में। कब हुआ था? सॉरी कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, बिहार में। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? इनकी डेथ हुई थी पावापुरी बिहार में 468 बीसी में। तो अब आप देख सकते हो इसके बीच, इनके बीच में कितना गैप है। बीसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो घटता है नंबर, तो 72 ईयर्स, 72 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। फादर के नाम थे सिद्धार्थ, अभी हम देखेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्लैन थी इनकी, किस क्लैन से बिलोंग करते थे? जनातिका क्लैन से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय क्लैन थी। वाइफ का नाम यशोदा था, बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी या फिर प्रियदर्शनी, जिन्होंने शादी करी जमाली के साथ, और जमाली महावीर के पहले डिसाइपल बने, पहले शिष्य बने, ठीक है, क्लियर है। तो जमाली यानी दामाद जी जो इनके पहले शिष्य बने। इन्होंने 30 साल की जब उम्र थी इन्होंने गृह त्याग किया था, घर छोड़ा था मकाली गौसल के साथ। मकाली गौसल ने अपना एक बाद में अलग सेक्ट बना लिया था, आजीविका सेक्ट, जिसके बारे में देखेंगे, बाद में अलग हो गए थे, ठीक है, तो बाद में अलग हो गए थे। और एनलाइटनमेंट इनको मिली थी 42 साल की उम्र में। कहाँ पर? अंडर साल ट्री के नीचे, जंबिका ग्राम जगह पड़ती है, नियर रिवर रिजोपालिका। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके फील्ड में, किसके खेतों में काइंड ऑफ। तो समझ करके एक हाउस होल्डर हुआ, ये काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं, यजमान हुए, और उन्हीं के जो फील्ड है वहाँ पर इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट इनको मिला, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं उसको, ओके। फर्स्ट सर्मन इनकी जो पहला उपदेश है वो उन्होंने कहाँ पर दिया? पावा में दिया, जो कहाँ पड़ता है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए पावापुरी में इनकी होती है डेथ,
ओके, पावापुरी में होती है डेथ। और जो इनकी पहला सरमन है वो कहाँ देते हैं, पहला सरमन कहाँ पे देते हैं, तो पहला सरमन पावा में देते हैं, जो कहाँ यूपी में, पावापुरी है बिहार में और पावा है आपका उत्तर प्रदेश में। डेथ को मोक्ष बोलते हैं, ये टर्म्स एंड रिलेटेड टू जैनिज्म। डेथ को मोक्ष बोला जाता है, एनलाइटमेंट को कैवल्य बोला जाता है। बसाड़ी क्या है, जैन जो मोनास्ट्री होती है, मोनास्ट्री का मतलब जो मठ होते हैं, यहाँ लोग रहते हैं, सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो सर जम्बिका ग्राम बिहार में, ठीक है, ये जम्बिका ग्राम है, दिस इज इन बिहार, ओके, बिहार में। ये कैवलिन इज परफेक्टली लर्न, जिसको सारी चीज़ों का ज्ञान हो चुका है। यहीं पर एक और टर्म देखिएगा, असरफ। असरफ का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कार्मिक प्रैक्टिसेस, इनफ्लो ऑफ कार्मिक प्रैक्टिसेस, यानी कि जब आप अपने कर्म कर रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, तो उस टाइम पे जीव की तरफ यानी सोल के अंदर इनफ्लो होगा उन कार्मिक प्रैक्टिस का जो आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, उनका फायदा होना, उनकी जो अच्छी चीजें वो आपके अंदर आना शुरू होंगी, दैट इज कॉल्ड एज असरफ। ओके, जीना इज बीइंग हु हैज अचीव्ड एनलाइटनमेंट एंड इज बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, यानी कि जो जीवन मरण का जो साइकिल है उससे बाहर आ चुका है, दैट इज जीना। केवलिन परफेक्टली सब कुछ पता है, बसाड़ी जैन मोनास्ट्रीज है, एनलाइटनमेंट केवल है, और डेथ आपकी है मोक्ष, राइट, ठीक। अब ये आजीविका से क्या है, एक सेकंड रुको जरा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी थी, आई थिंक दूसरी मैंने पीपीटी ऐड करी तो उसके बाद चला गया, चलो कोई नहीं, सह लेंगे तुम्हारे लिए। तो आजीविका सेक्ट क्या है, ये आजीविका सेक्ट मखाली गौसल ने इसको फाउंड किया था, इसके फाउंडर थे मखाली गौसल। ओके, जो कौन थे, जो महावीर यानी वर्धमान महावीर के साथ उन्होंने ग्रह त्याग किया था। ओके, फिर उन्होंने अपना खुद का सेक्ट बना लिया। दिस सेक्ट बिलीव इन एक्सट्रीम फेटलिज्म, एक्सट्रीम फेटलिज्म का मतलब फेट, किस्मत, ठीक है, यानी हर चीज़ किस्मत में जो लिखी हुई है वही होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, यानी एक्सट्रीम फेटलिज्म बिलीव करते हैं। एसेटिज्म, एसेटिज्म क्या है, तपस्या, तपस्या यानी संसारिक सुखों से दूर रहकर जीवन जीने का चरम रूप है, लिविंग एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ बाय एब्सटिनेंस फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। इसी पे ही जैन भी बिलीव करते थे, एसेटिज्म पे बिलीव करते भी हैं। अब देखो कई सारे जैन मंक्स हैं जो एकदम बिल्कुल कोई कपड़े नहीं धारण करते हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो वो भी बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ पे बिलीव करते हैं। इनफैक्ट उनका तो ये तक मानना था कि हम जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे जैसे मतलब हल चला रहे हैं, कोई हल चलाया तूने फसलें उगाई, ठीक है, तो उस टाइम पे पता नहीं क्यों गाना याद आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी जीव हत्या होती है और वो भी हमें नहीं करनी चाहिए, यानी कि बहुत ही एक्सट्रीम फिलोसफी पे बिलीव करते थे जैन। जैन अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म 3 प्रिंसिपल्स टू अचीव मोक्ष, मोक्ष अचीव करना है तो आपको केएफसी जाना होगा, ठीक है, केएफसी जाके आपको हड्डियां नहीं तोड़नी बेटे। केएफसी का मतलब है राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, साम्यक जानना, साम्यक दर्शन और साम्यक चरित्र, सही ज्ञान होना चाहिए, सही आस्था होनी चाहिए और सही आचरण होना चाहिए आपको, राइट नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट, केएफसी याद रहेगा। ये 3 रत्न है कि अगर आप सही जानोगे, सही आस्था रखोगे, सही आचरण रखोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। कैसे, 5 बोझ है जिनको हम बोलते हैं पंचवत, क्या बोलते हैं पंचवत, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग। कैसे आपको रहना चाहिए, आपको अहिंसा नहीं करनी है, नॉन वायलेंस, सत्य बोलना है, ओनली स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, अस्तेय, डू नॉट स्टील, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य, सेक्सुअली मोनोगैमस, ठीक है, सब मोह माया है, कब तक, एटलीस्ट 25 साल तक तो, ठीक है। जब हमारा आपको पता है ना, कल हमने 4 आश्रम देखे थे जीवन के, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य था। हाँ, किस उपनिषद में मेंशन थे वो 4 ब्रह्मचर्य, कमेंट में बताइए। जिसमें हमारा पहला था क्या, ब्रह्मचर्य, जिसमें 4 आश्रम मेंशन थे, पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा क्या था, संन्यास। तो ये सारे हमारे जो आश्रम किसमें मेंशन थे, दीज वर मेंशन इन दी जवाला उपनिषद, है ना, जवाला उपनिषद मेंशन, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, किस वेद का पार्ट है, अपारिग्रह का मतलब है डिटैच फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स पीपल एंड प्लेसेस, यानी कि भौतिक वस्तुओं, लोगों और स्थानों से विरक्ति कर देनी है, यानी एक तरीके से जो हम वहाँ पे देखे थे वैदिक रिलीजन में वानप्रस्थ, सब चीज़ों से आपको डिटैच। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो है एक फेज ऑफ लाइफ में कि भाई पहले पढ़ाई लिखाई करो 25 से 50 तक मजे करो, मतलब गृह जीवन के मजे लो, फिर 50 के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पे किसी चीज़ से बोल रहे हैं अटैच होना ही नहीं है, किसी चीज़ से। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी से अटैच हो गया एकदम, देखा ओहो, मतलब देखा इन द सेंस कि मान लो किसी कोई चीज़ दिख गई तुमको खाने की चीज़ तो ओहो मजा आ गया, लाट पकी, ऐसा अटैच नहीं मिलेगी तो दुख होगा, ठीक है। तो अपारिग्रह, डिटैच फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स पीपल एंड प्लेसेस, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लोगों से भी डिटैचमेंट रखनी चाहिए, नहीं तो लोग आएंगे अगर तो हमें खुशी होगी, तो लोगों को जाने में हमें दुख भी होगा, एज सिंपल एज दैट। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ का मिलने का दुख है तो उसके, अगर किसी चीज़ से हमें खुशी मिल रही है तो फॉर श्योर उसके ना होने से हमें दुख जरूर मिलेगा। डिवीजन अमंग जैन्स, तो जैन्स में डिवीजन हो गया, कैसे डिवीजन हो गया ध्यान समझिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा हुए, नाम सबने सुना होगा, कल से इनके बारे में देखेंगे, कल नहीं परसों से देखेंगे, कल तो देखेंगे हम लोग, कल ही देखेंगे वैसे तो, कल ही शुरू हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे मगध, मगध क्या था, ज़्यादा क्वेश्चन मत करना बिकॉज कल देखेंगे सब, ठीक है। तो मगध एक महाजन था, तो यहाँ पर क्या था कि अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गए एक जैन मंक के पास, उनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु जैन मंक थे और इन्होंने इनको एडवाइस किया कि आप जो है छोड़ दीजिए मगध को और चलिए जैन धर्म को अडॉप्ट कर लीजिए। इससे होगा क्या, क्योंकि जैन धर्म में एसेटिज्म पे बिलीव करते हैं कि बहुत ही कम में हमें जीवन यापन करना है, चीज़ों को त्यागना है, किसी चीज़ से अटैच होकर नहीं रहना, तो लोग भी फॉलो करना शुरू करेंगे और इससे जो कमी है, शॉर्टेज है, वो थोड़ा सा उससे हमें निजात पाने में सहायता मिलेगी। चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड द जैनिज्म एंड ही मूव्ड टू द श्रवणबेलगोला, चंद्रगिरी पहाड़ियां हैं यहाँ पर, कहाँ पर, कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ियां हैं और यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा श्रवणबेलगोला। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं और सल्लेखना परफॉर्म कर देते हैं। सल्लेखना का मतलब होता है रिचुअल फास्टिंग, यानी कि तब तक नहीं खाना खाएंगे जब तक कि मृत्यु खुद नहीं आ जाएगी, यानी मृत्यु तक फास्टिंग करना, दिस इज कॉल्ड सल्लेखना, यानी पास्ट है वहीं पर डेथ हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की। मीनवाइल अनदर ग्रुप ऑफ जैन्स चूज टू रिमेन इन मगध अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र, और एक जो ग्रुप है वो वहीं पर टिका रहा, यानी कि वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक नहीं गया। चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रबाहु जैन मंक और काफी लोग इनके साथ गए कर्नाटक में, कुछ लोग वहीं। ओवर टाइम डिफरेंसेस अरोज बिटवीन द टू, डिफरेंसेस समय के साथ इन दोनों समूहों के बीच में, एक समूह जो कर्नाटक चला गया, दूसरा समूह जो नहीं गया वहीं मगध में रह गया। The followers of भद्रबाहु who migrated to the south and Karnataka adhered to strict ascetic practices. भद्रबाहु के अनुयायी जो दक्षिण की ओर गए थे कठोर तपस्वी आचारों का पालन करते थे, इंक्लूडिंग न्यूडिटी, न्यूडिटी का मतलब कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, एज अ मार्क ऑफ रिनंसिएशन, ठीक है, जिनमें त्याग के प्रतीक रूप नग्नता भी शामिल थी, और वे दिगंबर कहलाए, स्काई क्लैड। ऑन दी अदर हैंड, जब वो विजिट किए कहाँ पर, मगध को विजिट किए, जब वो वहाँ विजिट किए तो भद्रबाहु सॉ कि भाई यहाँ पे तो हर कोई ही सफेद कपड़े पहनने लगा, एंड ही वाज लाइक बाप रे बाप, अरे बाप रे, तो क्या ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो ये लोग सब सफेद कपड़े धारण करने लगे, जबकि कपड़े तो धारण नहीं करना चाहिए, मैसेज फॉर्म ऑफ लाइफ पे बिलीव करना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। और स्थूलभद्र की लीडरशिप में जो एक से मगध में रह गया था वो क्या है, सफेद कपड़े धारण करने लगा, जिनको बोला गया श्वेतांबर यानी कि व्हाइट क्लैड। दिगंबर मतलब कोई कपड़े नहीं, भद्रबाहु लीडर, श्वेतांबर मतलब व्हाइट क्लॉथ यानी सफेद कपड़े लीडर कौन है, स्थूलभद्र, ओके। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र, उसको भद्रबाहु ने बॉयकॉट किया, यानी सेड हम तो नहीं आ रहे। प्लेस कौन सी थी, पाटलिपुत्र, पैटर्नाइज किसने किया, बिंदुसार ने। पैटर्नाइज और लीडर का मतलब होता है लीडर ये थे, पैटर्नाइज करने का मतलब ये कि उस टाइम पे रूलर ये हुआ करते थे, खर्चा पानी उन्होंने उठाया उसका, ठीक है, रूलर ये थे। 298 बीसी 298 ईसा पूर्व के टाइम पे जो है ये पर्टिकुलर फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और सेकंड जो जैन काउंसिल हुई थी 512 AD में हुई थी वल्लभी गुजरात में, ठीक है, वल्लभी गुजरात में हुई थी।
ऑलराइट, किसने पैटर्नाइज या क्विक किया वो हमें याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। भद्र बाहु वर्क फर्स्ट काउंसिल जैन लिटरेचर इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। तो जैन लिटरेचर खासकर जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, जो टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल किया गया अंडर द नेम ऑफ अगम्स, ठीक है। अगम सूत्र, अगम सूत्र क्या है? ये है सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन लिटरेचर। जो भी 24 तीर्थंकर हुए उनकी जो लर्निंग्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक हो तो पूछ सकता है। और ये जो पहली जॉन जैन काउंसिल हुई थी यहीं पर अगम्स को कंपाइल किया गया था। अगम्स वर कंपाइल्ड, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बाकी के अंगास देखते हैं। देखो अगम अलग होता है, अगम इज अ टाइप ऑफ अंगा। अंगा क्या होता है? तो अंग जो जैन लिटरेचर होता है उसको हम अंग बोलते हैं, जनरल टर्म होता है जैन लिटरेचर के लिए, ओके। और अंगा जैन लिटरेचर, अगम एक तरीके का अंग हुआ, बिकॉज अगम जो है, अगम सूत्र ये 24 तीर्थंकरों की जो टीचिंग्स है उसको कंपाइल किया गया है। पहली जो जैन काउंसिल हुई थी उसमें 12 यानी टोटल 12 आपके अगम्स हैं, ठीक है, 12, ओके, राइट, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। सॉरी 12 अंगाज ध्यान रखना, ठीक है, 12 अंग हैं जिसमें कि अगम भी एक है आपके, राइट। चलो तो यहाँ पर भगवती सूत्र है जो महाजनपद के बारे में मेंशन करता है, तत्वर्थ सूत्र है और कल्प सूत्र है, ओके। ज्यादातर आपको जो टेक्स्ट हैं जैन टेक्स्ट वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलेंगे। किस लैंग्वेज में? प्राकृत, जो एंशिएंट इंडिया की लैंग्वेज है, प्राकृत। जैन आर्किटेक्चर कुछ देख लेते हैं। तो जैसे कुछ रॉक कट केव टेंपल है, जैसे ओडिशा में आपको देखने को मिलेंगे रॉक कट ये केव्स हैं आपकी, ठीक है। ये रॉक कट केव्स हैं ओडिशा की, जिनको भी हम उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स बोलते हैं। कहाँ की केव्स हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में देखने को मिलेंगी। उदयगिरी की जो केव्स हैं वो अलग है, वो एमपी में है, एमपी मध्य प्रदेश की विदिशा में देखने को मिलेंगी। उदयगिरी खंडगिरी अलग है जो कि किंग खरावेला ने बनाई थी, जो उड़ीसा के क्षेत्रीय डायनेस्टी के रूलर थे। तो ये वहाँ पर हाथी गुफा केव्स यहीं पर ही है आपकी, ठीक है। और रॉक कट केव टेंपल्स वही जिनके भी बात करें। दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलेगा, जब टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसको देखेंगे, वास्तुपाल विद्या ने इसको बनाया था। स्टैच्यू है गोमतेश्वर बाहुबली का, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जॉब देख पा रही है, ठीक है। ये गोमतेश्वर बाहुबली कौन है? तो जो हमारे पहले तीर्थंकर हुए, कौन? ऋषभदेव, उनके बेटे हैं ये गोमतेश्वर, ठीक है, बाहुबली। यहाँ पर हर 12 साल में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं महा मत्स्य अभिषेक, ठीक है। हर 12 साल में फेस्टिवल होता है और पूरा दूध हल्दी सब बहुत है, सब कुछ चढ़ाया जाता है यहाँ पर ऊपर, क्योंकि जो जैन अभी मैंने बताया जो जैन लोग होते हैं बहुत, आपने सुना भी होगा देखा भी होगा, आज राजस्थान के आसपास एरिया में बहुत रिच होते हैं, ठीक है। एंड एकदम दिल खोल के फिर खर्च करते हैं यहाँ पे आके। एंड दिस इज वेरी गुड थिंग, ठीक है, क्योंकि आपका धर्म उसमें तो करेंगे, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोलना पड़ता नहीं, पता चला कोई हर्ट ना हो जाए, ठीक है। और ये तो हो गया स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली। देन है आपका एक स्टैच्यू भी है, कोई नाम बता सकता है इसका? महाराष्ट्र में है, नासिक में, क्यों? ये एक्चुअली जो ऋषभदेव है ना उनका स्टैच्यू है, ठीक है। उनके बेटे का स्टैच्यू है वो वाला जो भी हमने देखा, ठीक है। ये जो आप स्टैच्यू देख पा रहे हो ये स्टैच्यू है किसका? ये ऋषभदेव का खुद है। और नासिक में आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसका नाम है मंगी टुंगी, लगेगा चाइना में लगता है, नहीं मंगी टुंगी, ये मंगी टुंगी के नाम से जाना जाता है। मंगी टुंगी हिल्स यहाँ की नासिक में, वहाँ पे है ये ऋषभदेव का स्टैच्यू। 108 फीट का है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट जैन स्टैच्यू है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट जैन स्टैच्यू। इसकी हाइट कितनी है? सिर्फ 57 फीट, सिर्फ 57 फीट। इसकी कितनी है? 108 फीट, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट जैन स्टैच्यू है। केस भी हमने देख ली। नाउ कमिंग ऑन टू दी बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म पे आते हैं। जैन धर्म के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली, ऑलराइट। बुद्धिज्म में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना तो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो बुद्धिज्म धर्म के जो फाउंडर थे वो गौतम बुद्ध थे। जैसे हमने देखा वर्धमान महावीर के बारे में, वो फाउंडर नहीं थे, फाउंडर तो ऋषभदेव थे, मेन फाउंडर थे जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। लेकिन मेन यहाँ पर प्रचार फाउंडर सब गौतम बुद्ध ही हैं, जो कि शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया, या फिर तथागत के नाम से भी, द वन हू इज लर्नेड, जिसको सब कुछ पता था, तथागत के नाम से भी जाना गया इनको। बर्थ और, ठीक है, बर्थ की अगर बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ 563 बीसी में, और डेथ हुई इनकी कब? डेथ हुई 483 बीसी में। तो इनका टोटल एज कितना हुआ जब इनकी डेथ हुई? क्यों? तो इनकी टोटल एज कितनी हुई जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। और इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और जो इनकी डेथ हुई थी वो कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुई थी। आपको ऐसे याद करना है कि खुशी खुशी इन्होंने प्राण त्याग दिया। बचपन का इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है, जो वर्धमान महावीर जी के फादर का नाम था। लेकिन इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था सुदोधन, और इनकी मदर का नाम क्या था? महामाया, जो कोलिया टाइप से बिलोंग करते थे। ध्यान रखिएगा शाक्य मुनि तथागत इनका नाम है। वहीं वर्धमान महावीर का अगर पूछ लेगा तो नया पुत्र नाम था, ठीक है। वर्धमान महावीर का इनका जो नाम था दैट वाज नया पुत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये हमें पता है कहाँ मिलता है? जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वहाँ पर हमें इनका नाम दैट इज वर्धमान महावीर का नाम नया पुत्र के नाम से उनको रेफर किया गया है, ठीक है, ऑलराइट। देन आगे बढ़ते हैं अभी और बाकी चीजें देखते हैं कि लाइफ एसोसिएटेड। तो इनकी स्टेप मदर दैट इज जो इनकी मौसी थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये पहली भिखुनी थी। भिखुनी कौन होता है? भिखुनी इज लाइक सम फीमेल हु फॉलोज दी बुद्धिस्ट रिलीजन, जो बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करती है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग। इसी तरीके से हमारी थेरीज भी होती हैं। थेरीज ध्यान रखिएगा कौन होती हैं? दीज आर सीनियर बुद्धिस्ट नन्स। तो उसी तरीके से काइंड ऑफ महाप्रजापति गौतमी भी थेरी हो जाएंगी, यानी पहली थेरी थी। सीनियर फीमेल बुद्धिस्ट नन जो होती हैं उनको थेरी बोला जाता है बुद्धिज्म में। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। उनकी वाइफ कौन थी? दैट इज आपके जैन के जो था वर्धमान महावीर, यशोदा, इनकी यशोधरा। उनकी बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी, इनके बेटे हैं राहुल। बुद्धा ने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था। 29 साल की उम्र में इनके पहले टीचर अलराकर्मा थे, सेकंड टीचर उदयकांत पुत्र थे। और जब 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था तो उसके पीछे भी स्टोरी घर क्यों छोड़ा था? बिकॉज काफी अमीर घर से थे, क्योंकि वैसे बात है राजा इनके पापा तो बहुत अमीर घर से होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जन्म नहीं हुआ था, जब जन्म होने वाला था, तो ऐसा पंडित जी ने इनको बोला था कि आपका जो बेटा होगा वो काफी ज्यादा इन सब चीजों में उसका मतलब मोह माया से वो दूर रहेगा और काफी ज्यादा उसको ये सब भक्ति और ये सब में ज्यादा उसका वो मन लगेगा। ऐसा नहीं चाहते थे उनके फादर कौन? जो आपके सुदोधन थे। उनका ये था कि भाई बेटा राजपाट संभाले, तो इसीलिए उनको इन सारी चीजों से दूरी रखते थे, लाइफ की सफरिंग थी। लेकिन जब एक दिन गौतम बुद्ध बाहर गए, देन ही सॉ समथिंग व्हिच अमेज्ड हिम। द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज एन ओल्ड पर्सन, जिससे उनको ये रियलाइजेशन हुई कि जो एजिंग है दैट इज इनएविटेबल, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक दिन सबको बूढ़ा होना ही पड़ेगा, आज भी बूढ़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप कितनी भी कोशिशें कर लो, अभी तक ऐसा कोई दवा नहीं बना कि आपको बूढ़ा होने से बचा ले, है ना, है कि नहीं? वो बात अलग है कि ब्रायन जॉनसन है, लेकिन फिर भी कितना अवॉइड कर लोगे? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ठीक है, कितना रिवर्स कर लोगे, ठीक है। बुढ़ापा तो आएगा ब्रायन जॉनसन का भी। यहाँ पे ये क्या है? ये डेड बॉडी होने फिर देखी, जब ये डेड बॉडी देखी तो और उनको धक्का लगा कि एक दिन मेरा भी हाल होगा, मैं भी मर जाऊंगा। यानी कि डेथ भी इनएविटेबल है। डेथ भी इनएविटेबल है का मतलब है कि डेथ भी आनी है, इसको कोई अनअवॉइडेबल अवॉइड नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने देखा कि ये एक सिक पर्सन है, इसको बीमार हुआ रखा है बेचारा, यानी कि सफरिंग इज द रियलिटी, इज द ट्रूथ। सफरिंग तो लेनी पड़ेगी, सफर हर किसी को करना होगा, ये भी एक ट्रूथ। आप देख सकते हो ये सारी चीजें गौतम बुद्ध ने रियलाइज करी कि भाई सफरिंग
ये ट्रुथ है, ये सब ये अनअवॉइडेबल है, इसको सबको फेस करना ही पड़ेगा। तो आप लोग जो एक मॉक में नंबर कमा गए, ठीक है, कुछ ब्रेकअप टाइप भी आजकल लोग आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब से सफर इनिशिएटिव स्टार्ट किया तब से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि कुछ भी सफरिंग हो रही है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, कोई नहीं बच पाया इनसे, ठीक है। एंड देन आखिर मैंने देखा एक ऐसे को, एक प्रीस्ट को, वो आराम से उसके चेहरे पे स्माइल थी, आराम से शांति में बैठा हुआ था। दिस अमेज बुद्धा कि यार मुझे ऐसा बनना है, ठीक है, जिसको किसी चीज़ से फर्क ना पड़े, ना सुख से ना दुख से, चैन की जिंदगी जीनी है मुझे, सुख दुख के चक्कर में नहीं फंसना है मुझे, क्योंकि एक दिन मुझे डेथ तो मिलनी ही है, सफरिंग तो मिलनी ही है, एजेड तो होना ही है। तो क्यों ना, जैसे वो हमने कल देखा था नचिकेता और यम के बीच डायलॉग था कठोपनिषद में, यजुर्वेद में जो दिया हुआ है, कठोपनिषद में मैंने देखा कि किस तरीके से जो वो लड़का है जिसका नाम क्या था बताओ, क्यों, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बॉय, नचिकेता। तो उसने क्वेश्चन पूछा था, उसने जब क्वेश्चन पूछा कि मुझे ट्रूथ जानना है ना, तो उन्होंने बोला कि डेथ के बाद क्या होगा, तो उन्होंने बोला था यमराज ने कि अब जो मांगना मांगो, वेल्थ मांगनी है, प्रॉस्पेरिटी मांगनी है, जो मांगना है, प्लेजर्स। तो क्या बोलते हैं नचिकेता, ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब साथ नहीं रहेंगे, साथ रहेगा दैट इज नॉलेज, नॉलेज अबाउट वन सेल्फ। और वही बुद्धा को क्या किया, फैसिनेट किया, इसीलिए उन्होंने 29 की उम्र में घर छोड़ दिया, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, महाभिनिष्क्रमण। जिन्होंने ग्रह त्याग किया उसी को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। एंड देन 6 ईयर्स के बाद, महावीर को 12 साल के बाद, यानी कि 30 में घर छोड़ा, 42 साल में उनको एनलाइटमेंट मिली, इनको 6 साल बाद यानी 35 साल में इनको एनलाइटमेंट मिल गई, पूर्व वेला बोध गया में, अंडर बोधि ट्री। बोधि ट्री कोई छोटी पीपल का पेड़ था, उसका नाम फिर बोधि ट्री पड़ गया गौतम बुद्ध पे। फॉर 49 डेज कंटिन्यूअसली उन्होंने, पहले तो बहुत गए, मतलब घर छोड़े 6 साल तो हो चुके हैं, ठीक है, तो 6 साल इधर उधर गांव से गांव वो गए, लेकिन फाइनली जाकर उनको 49 डेज कंटिन्यूअसली जब वो बैठे निरंजना रिवर के बैंक पे पीपल पेड़ के नीचे, तब उनको एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज अगर आपसे बोल दिया जाए 49 मिनट के लिए बैठ जाओ, नहीं बैठ पाएंगे, ठीक, 49 मिनट्स आपके लिए ऐसा भाई बहुत हो गया नो कि भाई ठीक है, गौतम बुद्ध जी भी एक ही बार में 49 दिन के लिए स्टेट नहीं बैठ गए, पहले 6 साल उन्होंने वो किया, और अंदर उनके कहीं था कि भाई एक ईगरनेस थी सारी चीज़ें जानने की। तो ईगरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर आपको ईगरनेस है कि भाई जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में जानना है, आईएस के बारे में क्या जानना है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप एब्जॉर्ब करोगे कहीं, जैसे एक स्पॉन्ज एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आपकी कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं, कोई ईगरनेस है ही नहीं, कोई क्यूरियोसिटी है ही नहीं, तो क्या होगा, अरे यार बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, जाना भी है बाहर, थोड़ा सा मौज मस्ती करना है, समझ आप। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, मैथ्स में मजा आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर एब्जॉर्ब करोगे आप चीज़, ठीक है, वहाँ पर चीज़ें एब्जॉर्ब करोगे, वहाँ पर क्यूरियोसिटी है। लेकिन भाई जिस चीज़ के लिए जितने ज़्यादा क्यूरियस हो गए, वो चीज़ आपको सिखानी नहीं पड़ती, बतानी पड़ती, आप अपने आप सीखते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट सरमन इन्होंने जो दिया वो सारनाथ वाराणसी में दिया, ठीक है। प्रथम जो उपदेश दिया उन्होंने कहाँ पर दिया, सारनाथ वाराणसी में, एक डियर पार्क पड़ता है, डियर पार्क, ठीक है, जिसको ऋषि पत्तना भी बोला जाता है, ठीक है, ऋषि पत्ताना, तो वहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया, और इसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया कंसिडर करते हैं गौतम बुद्ध को। तो इनके लाइफ से एसोसिएटेड कुछ इवेंट्स हैं और उसके कुछ सिंबल्स हैं, उन इवेंट्स और सिंबल्स को देखते हैं कि किससे रिप्रेजेंट किया गया है। बर्थ को यानी बर्थ को जन्म बोला गया है, और इसको रिप्रेजेंट किया गया लोटस या बुल से। हाउस इनसिएशन जो ग्रह त्याग किया गया उसको हम बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, और उसको हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो एनलाइटमेंट मिली उसको बोला जाता है निर्वाण, बॉडी ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला जो उपदेश दिया धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है डेथ, इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। निर्वाण हो गया एनलाइटमेंट और महापरिनिर्वाण हो गया डेथ। स्तूपा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गौतम बुद्ध जी के जो घोड़े का नाम था वो कंठक था, ध्यान रखना, कंठक, जिसका यूज करके वो ग्रह त्याग किए थे। और चन्ना कहीं पे चन्ना भी देखने को मिलेगा, चन्ना वाज चैरियट, जो चैरियट था वो, ठीक है। तो जो हाउस इनिशिएशन इसको हम ग्रेट डिपार्चर भी बोलते हैं, उसको हम हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्रेट डिपार्चर। क्लियर है यहाँ तक, ऑलराइट। अब आते हैं प्लेसेस सिंबल से, तो हमने देख लिया कि इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं। लोटस बुल से बर्थ को, जो लुम्बिनी में हुई, बोधि ट्री जिसके नीचे पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पर इनको एनलाइटमेंट मिला, तो बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। महाविनिष्क्रमण जब रहता है कि हॉर्स से कंठक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और स्तूपा से इनकी डेथ, महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला उपदेश है सारनाथ डियर पार्क में दिया था, जिसके 2 डियर बैठे हुए हैं, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। अब जैसे कि हमने जैन धर्म में देखा था कि 5 प्रिंसिपल्स देखे थे, पंचव्रत देखे थे, है ना, कि कुछ अहिंसा नहीं करनी है, सही बोलना है, चुराना नहीं है, कुछ ब्रह्मचर्य रखना और अपारिग्रह सारी चीज़ों को छोड़ना है। उसी तरीके से बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी है। बुद्धिज्म में सबसे पहले तो 4 नोबल ट्रूथ्स आते हैं, 4 आर्य सत्य आते हैं। पहला सत्य तो ये है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि दिस लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि जो जीवन है ये दुखों से भरा हुआ है। ये गौतम बुद्ध जी का कहना था बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जीवन दुखों से भरा हुआ है, दुख ही दुख है। क्यों दुख है? व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग? डिजायर आर द रूट ऑफ, डिजायर आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। जो हमारी इच्छाएं हैं वो है हमारी सफरिंग का कॉज, उसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा सफरिंग झेलनी पड़ रही है। कैसे? हमारी इच्छा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए एसएससी में, नहीं होगा तो सफरिंग होगी। हमारी इच्छा है कि हमारी उससे काइंड ऑफ मित्रता हो जाए, नहीं होगी सफरिंग हो जाएगी। हमारी डिजायर है कि वो कार होनी चाहिए हमारे पास, नहीं मिलेगी सफरिंग हो जाएगी। एंड दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड टेल्स यू टू हैव द डिजायर्स, है ना, एम फॉर हाई, ऑलवेज एम फॉर हाई, है ना। जैसे कि आजकल इंस्टा पे मैं काफी रील्स देखता रहता हूँ। मैं पहले देखो जब मैं 18 साल का था, 17 साल का था, मेरे पास कुछ नहीं था, बट अ बॉय ड्रीम्ड वंस ऑफ हैविंग अ गुड लाइफ, ऑफ हैविंग अ ड्रीम फिजिक, है ना। और ये ट्रांजिशन चलेगा, ओहो, ठीक है। तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट ऑलवेज रिमेंबर इफ देयर आर डिजायर्स देयर विल बी सफरिंग। एंड अगेन बुद्ध ये नहीं बोल रहे हैं कि फॉलो डू योर कर्म करो बट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिजायर। हिंदू धर्म में भी वही है ना। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? कर्म करो, फल की चिंता ना करो, वही बुद्ध जी बोले, डिजायर मत करो, कर्म करो। ना ये नहीं बोलने कि आराम से लेटे रहो, कर्म करो लेकिन डिजायर मत रखो कि नहीं ये मिलेगा तभी हमें खुशी मिलेगी, समझो। ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, यानी कि इन डिजायर्स को खत्म करके या फिर इन सफरिंग को भी खत्म किया जा सकता है, तीसरा सत्य है। और चौथा सत्य है कि कैसे खत्म किया जा सकता है? अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके, यानी 8 फोल्ड पाथ को अगर फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे तो इन दुखों का निवारण भी है, अंत भी किया जा सकता है। 8 फोल्ड पाथ क्या है? 8 फोल्ड पाथ है राइट माइंडफुलनेस, है ना। पढ़ते रहो, सिलेक्शन की टेंशन ना लो। हकूना ममाता देख रहे हैं, रुक जाओ। अच्छा हिंदी वालों को प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, प्रॉब्लम कभी खत्म होगी नहीं उनकी, है ना। राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, यानी कि सही हमें माइंडफुलनेस रखनी है, सही चीज़ों को कई तरीके से हमें क्या करना है? विचार करना है, सही दृष्टि रखनी है चीज़ों के प्रति, हर चीज़ में कुछ गलत नहीं ढूंढने लग जाना है कि इसका मैं कैसे इसका उपयोग कर सकता हूँ, कैसे इसको सामने वाले से मैं अपना लाभ उठा सकता हूँ। राइट इंटेंशन रखना है, सही इंटेंशन रखना है, ऐसा नहीं कि दाना डाल के चले को बुलाया पकड़ के पिंजरे में कैद कर दिए। राइट कंसंट्रेशन, सही समाधि में बैठो, सही चीज़ों पर ध्यान करना है। राइट स्पीच, जब मुंह खोलो तो सही ढंग का बोलो, ठीक है, किसी को हर्ट मत करो। राइट एक्शन, सही कर्म करो। राइट एफर्ट मारो, है ना, ऐसा नहीं कि आपको पड़े रहने के बोला जा रहा है। डिजायर्स मत रखो लेकिन राइट एफर्ट तो करना है। राइट लाइवलीहुड यानी सही आजीविका होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस लाइफ होना चाहिए। बुद्ध जी मध्यम मार्ग की बात करते हैं, ये सही बैलेंस लाइफ होना चाहिए। जैनिज्म थोड़े से ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ की तरफ है, लेकिन बुद्धिज्म मध्यम मार्ग की बात करता है, मध्यम मार्ग, यानी कि एक तरीके से जिसको हम होमियोस्टैसिस बोल सकते हैं। राइट, होमियोस्टैसिस का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में बहुत टाइम स्ट्रेस में रहेगी तो टूट जाएगी, टूट इन द सेंस में बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी को टाइम टाइम पे रिलैक्स करते रहना चाहिए। डीप ब्रीथ लेके,
ठीक है, हमारी जो शरीर एक ही पोस्चर में बैठे रहेंगे अकड़ जाएगा, थोड़ा बहुत गर्दन को रिलैक्स कर लेना चाहिए, हाथों को मूव कर लेना चाहिए, इससे क्या होगा बॉडी को होम्योस्टेसिस आ जाएगा। राइट, ठीक है। तो बुद्ध जी का 8-fold पाथ जो भी हमने देखा, अंडरस्टैंडिंग रखनी है, थॉट, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन, ये सब सही रखना है। दिस इज बुद्धास 8-fold पाथ। व्हाट आर 3 रत्न इन बुद्धिज्म? अभी हमने देखा कि जैनिज्म में 3 रत्न होते हैं KFC, दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, साम्यक जानना, साम्यक चरित्र, साम्यक दर्शन, है ना। उसी तरीके से बुद्धिज्म में भी 3 रत्न होते हैं। क्या 3 रत्न है? बुद्ध, धम्मा और संघ। यानी बुद्ध, धम्मा मतलब धर्म को धम्मा बोलते हैं बुद्धिज्म में, संघ मतलब कम्युनिटी ऑफ मंक्स। ये 3 रत्न है बुद्धिज्म के। ठीक, जिस तरीके से हमने देखा कि जो जैन काउंसिल हुई और जैन धर्म में डिवीजन हुआ, स्थूल बद्ध की लीडरशिप में श्वेतांबर चलेगा, भद्रभाव की लीडरशिप में दिगंबर चलेगा। उसी तरीके से चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में यहाँ पर बुद्धिज्म भी डिवाइड हो गया, मेनली 2 सेक्ट में, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। उसको देखने से पहले हम गौतम बुद्ध जी की जो अलग अलग मुद्राएं हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन सी मुद्राएं हैं। ठीक, तो एक तो धर्मचक्र मुद्रा है, टीचिंग, जहां पर धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, जहां टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, जहां पर भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, पहला सरमन दे रहे हैं, सारनाथ, वाराणसी, डियर पार्क में, उसको हम धर्मचक्र मुद्रा बोलते हैं। दूसरी है अभय मुद्रा, जो फियरलेसनेस को सिग्निफाई करती है कि जो गौतम बुद्ध है वो फियरलेस है, वो किसी से डरते नहीं है, वो अभय मुद्रा है। तीसरी है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा है जहां पर गौतम बुद्ध क्या कर रहे हैं, भूमि को स्पर्श कर रहे हैं और भूमि से बोल रहे हैं, हे भूमि देख लो, हमें एनलाइटनमेंट मिल रही है, मिल चुकी है हमें, इसके तुम साक्षी हो। ठीक है, तो भूमि को स्पर्श करके क्या कह रहे हैं कि अर्थ को बोल रहे हैं कि यू आर द विटनेस ऑफ माय एनलाइटनमेंट। वरुण मुद्रा जनरॉसिटी को रिप्रेजेंट करता है, गिविंग और कंपैशन, कंपैशनेट मुद्रा को रिप्रेजेंट करता है। ये अलग मुद्रा है। ध्यान मुद्रा जहां पर मेडिटेशन कर रहे हैं, वितर्क मुद्रा की बात करेंगे तो इट इज व्हील ऑफ लॉ रिप्रेजेंट्स रीजन डिस्कशन, तो रीजन डिस्कशन, सही डिस्कशन और ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, बुद्धिस्ट टीचिंग से ट्रांसमिशन की बात करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मुद्राएं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभय फियरलेसनेस, वर्ड ऑफ जनरॉसिटी, वेटर आपका इसको दिखाता है ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। भूमि को स्पर्श होता है, आराम से आ जाएगा, जो मैंने भी बताया। धर्मचक्र आपको पता है, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, जहां पर सरमन देते हैं, उपदेश देते हैं, ध्यान मुद्रा तो ध्यान नाम नहीं लेना, वहीं अभय, वर्ड और वेटर का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं, बौद्ध संगीतियां देख लेते हैं। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, पहली राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कब हुई थी? तो ये 483 BC आते हैं ना, 100 साल बाद 383 BC, 100 साल बाद लगभग 250, वैसे 100 साल बाद 383 में 100 माइनस करोगे तो 283 में आएगा, बट उसी के ही अराउंड 250 BC एंड 72 AD में। यानी ये चौथी जो बौद्ध संगीत है, दैट वाज हेल्ड इन 72 AD नॉट BC, ओके, कुंडलवन कश्मीर में। पैटर्नाइज किसने किया? पैटर्नाइज का मतलब होता है कौन रूलर था उस टाइम पे जिसने खर्चा पानी उठाया? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कैसे याद करोगे? एक इससे क्या होगा, इससे होगा ये आसानी से याद हो जाएगा, और ये सब कौन है ये सब पता चल जाएगा कल से, जब महाजन पढ़ेंगे अजातशत्रु कौन है, कालाशोक कौन है, अशोक कौन है, कनिष्क कौन है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी ऐसा अभी लटोगे तो ऐसे कोई लोड नहीं बात नहीं, लेकिन एक ध्यान रखना। ऐसा होगा कि भूल गया कि पूछेगा कि दूसरे वाली किसने वो करी थी, किसने करी थी, तो एक के से नाम उसका शुरू होता है, और ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे का के से नाम नहीं शुरू होता, तो आराम से एलिमिनेट कर लोगे। प्रेसिडेंसी में ऐसे याद कर लो, MSMV, महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्र तीसरा, वासुमित्र। इनके नाम आगे हम नहीं देखेंगे, तो इनको यहीं पे रटो अभी तुम। ठीक है, कि पहली महाकश्यप, दूसरी सबाकामी, तीसरी मोगलीपुत्र तीसरा और चौथा वासुमित्र, MSMV। ठीक है, कब हुई? कोई कठिन नहीं, आंख बंद करो मेरे साथ, करो, कर ली। कब हुई थी? 483 पहली, दूसरी 100 साल बाद 283, तीसरी अगेन 100 साल बाद, सॉरी पहली 483, दूसरी 100 साल बाद 383, तीसरी 100 साल बाद फिर 283 नहीं 250 BC और चौथी 72 AD। एक पैटर्नाइज करता है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। प्रेसिडेंसी MSMV, महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्र तीसरा और वासुमित्र। ठीक है, और हुई कहां पे? राजगिरी, विशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। राजगिरी, विशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। 4 बार इस तरीके से बार बोलोगे, 4-5 बार अपने आप याद हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताया चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है, वहां पर ये सेक्ट जो है बुद्धिज्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में। मेनली हीनयान था जो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे, मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे। इनका जो मेन टेक्निकल लैंग्वेज था दैट वाज पाली। पाली भी आपकी एक एंशिएंट लैंग्वेज थी। महायान दे बिलीव्ड इन देयर वर्शिप, यानी मूर्ति पूजन में विश्वास रखते थे, संस्कृत इनकी लैंग्वेज थी। ठीक है, किस लैंग्वेज में टेक्स्ट देखने को मिलेंगे? मेनली संस्कृत में आपको देखने को मिलेंगे। दे डू नॉट बिलीव इन द रीबर्थ ऑफ बुद्धा, ये बुद्धा की रीबर्थ पे बिलीव नहीं करते, दे बिलीव इन द बुद्धा ऑफ रीबर्थ ऑफ द बुद्धा। ठीक है, तो ये आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं, ये ह्यूमन फॉर्म में बिलीव करते हैं कि बुद्धा हमारी तरह ह्यूमन ही था। ठीक है, इनका क्या एक डिवाइन फिगर के तौर पे बिलीव करते हैं, डिवाइन फिगर के तौर पे देखते हैं बुद्धा को। ठीक है, ये ह्यूमन के फॉर्म में, डिवाइन फिगर के तौर पे। सीन मोस्टली आप जाओगे साउथ एशिया में, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहाँ पर आपको हीनयान फॉर्म बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। और अगर आपको महायान देखना है तो कोरिया, जापान, चाइना, यहाँ पर आपको महायान फॉर्म बुद्धिज्म देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि इंडिया में धर्म का जन्म हुआ जैसे बुद्धिज्म धर्म का, और इंडिया से ये वैनिश हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया एक तरीके से। क्यों? उसके अलग अलग कारण है, लेकिन ठीक है अभी हमें उस पर नहीं जाना, लेकिन ये आपको समझना है। ठीक, जो थेरावाड़ा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, अगर आपसे कभी पूछ ले थेरावाड़ा क्या है, थेरावाड़ा एक हीनयान का ही सब टाइप है। थेरावाड़ा जो है ये श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया यहाँ पर फॉलो होता है, एक हीनयान का ही सब टाइप है। ओके, वज्रयान बुद्धिज्म, ये आप ईस्टर्न इंडिया में चले जाओगे, बंगाल वगैरह में, तो हर चीज में तंत्र मंत्र जुड़ जाता है वहाँ पे। ठीक है, तांत्रिक बुद्धिज्म वहाँ पे आ गया। वज्रयान रूट्स इसके तिब्बत में देखने को मिलती है, केवल तिब्बत में खत्म हुआ, ये जो यहाँ पर सिक्किम, वेस्ट बंगाल यहाँ पर फैला, वज्रयान बोलते हैं इसको। ठीक है, तांत्रिक बुद्धिज्म। ऑलराइट, अब हम देखते हैं ये देखेंगे बाद में, लेकिन महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट चलता है बोधिसत्व का। बोधिसत्व कौन होता है? बोधिसत्व इज अ बीइंग हु सीक्स एनलाइटनमेंट नॉट जस्ट फॉर देमसेल्फ बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेंटिएंट बीइंग्स। मतलब बोधिसत्व वो है जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में है, जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में तो है, लेकिन जो अल्टीमेट मोक्ष है उसमें वो नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बाकी लोगों को मोक्ष के पाथ पे लेकर जाना है, इसलिए कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू महायान बुद्धिज्म वेयर बोधिसत्व डिले देयर ओन निर्वाण टू हेल्प अदर्स अटेन लिबरेशन, ताकि दूसरों को लिबरेशन मिल सके, इसलिए अपने निर्वाण को डिले कर देते हैं और बाकी लोगों को उसके बारे में टीच करते हैं। तो ये कुछ बोधिसत्व के नाम लिखे हुए हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। पद्मपाणि, वज्रपाणि, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, अमिताभ। ठीक है, तो ये सब हमारे बोधिसत्व हैं। तो पद्मपाणि बोधिसत्व इज नोन एज अवलोकितेश्वर। तो पद्मपाणि को अवलोकितेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंपैशन के बुद्धा है, बुद्ध ऑफ, ठीक है, कंपैशन, बोधिसत्व ऑफ कंपैशन है ये। ठीक है, ये कंपैशन को दिखाते हैं, करुणा को दिखाते हैं। वज्रपाणि बोधिसत्व इज प्रोटेक्टर एंड गाइड, वज्रपाणि। ठीक है, ये क्या करेंगे? प्रोटेक्ट और गाइड करेंगे। मंजूश्री कौन है? बोधिसत्व रिप्रेजेंट्स विजडम एंड इज कंसिडर्ड द बुद्धा टू बी, यानी कि फ्यूचर बुद्धा को कंसीडर किया जाता है। जैसे नहीं हिंदू धर्म में चलता है कि भाई विष्णु जी के 10वें अवतार कल की जो जन्म लेंगे जब कलयुग के टाइम पे, तो उसी तरीके से मंजूश्री काइंड ऑफ कंसीडर्ड बुद्धा टू बी। ठीक है, रिप्रेजेंट्स विजडम। ठीक है, जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पद्मपाणि, वज्रपाणि, मंजूश्री, अमिताभ, ये सब कौन है? ये सब आपके हैं बुद्धा। ठीक है, बोधिसत्व। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। इसी तरीके से अमिताभ भी ध्यान रखना, जैसे भी मैंने बताया अमिताभ भी ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं? लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलो। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जैसे वहाँ पर हमने देखा था अंगास 12 अंगास कंपाइल किए गए थे, उसमें से आगम सूत्र भी थे। ठीक है, हमारे अंगास जैन धर्म में जो वो मेनली प्राकृत में थे। यहाँ पर आपको जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिलेगा वो पाली लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। मेन ये त्रिपिटका था, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। त्रिपिटका मतलब
तीन, त्रि का मतलब तीन, पिताका का मतलब बास्केट, तो तीन बास्केट, तो त्रि पिताकास हैं आपकी सूत्र पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका। सूत्र पिताका इज टॉक्स अबाउट बुद्धास टीचिंग्स और sermons, ठीक है, ऐसे सूत्र ऐसे sermon। विनय पिताका है आपका जिसमें कि मोनास्टिक रूल्स एंड कोड्स दिया हुआ है, मोनास्टिक रूल्स एंड कोड्स यानी कि क्या चीजें फॉलो करनी है, ठीक है, कोड्स नहीं है, न्यायालय नहीं है, मठ के कोड्स हैं, मठ के नियम दिए हुए हैं कि क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो दिया हुआ है। अब जैसे कि बुद्धिज्म में हम चैत्य और विहार देखते हैं, चैत्य होती है प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं, और विहार होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो किन किन रूल्स का फॉलो करना है वो विनय पिताका में, अभिधम्म पिताका में। सूत्र पिताका की जो टीचिंग है, बुद्धा जी को टीचिंग है, जो sermons है, उनका इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, बुद्धा जी की जो टीचिंग्स है उसका इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है सूत्र पिताका में। तो एस एस sermon या वी आर याद कर लो, रूल दिए हुए हैं, और यहाँ पर अभिधम्म में सूत्र पिताका की जो इंटरप्रिटेशन टीचिंग्स की वो दी हुई है, ठीक। थेरावाड़ा जो फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जिसमें मैंने बताया, ये आपका इंडिया रिलीजन हुआ, बट थेरावाड़ा पिताका में बास्केट और थेरावाड़ा हीनयान का एक सप्लाई है, ओके। पाली लैंग्वेज में जो टेक्स्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मिलिंद बनवा है, ठीक है, डायलॉग भी ये छोड़ दो भी, ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में। अगर आपसे बुद्ध चरित्र के बारे में पूछता है तो वो भी हम आगे देखेंगे, बुद्ध चरित्र अशोक ने लिखी थी, लेकिन कनिष्क एक रूलर आए, फर्स्ट सेकंड सेंचुरी एडी की बात है, तब उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी अशोक ने। कब? फर्स्ट सेकंड सेंचुरी एडी, यानी कि बुद्धा जी के लाइफ से अगर हम बात करें तो लगभग 600-700 साल बाद उन्होंने लिखा था बुद्ध चरित्र अशोक ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अशोक ने। जातक टेल्स जो है बुद्ध जी की प्रीवियस बर्थ के बारे में बताती है, किसी एक ऑथर ने नहीं लिखा इनको कि हम एक ऑथर को इसको असाइन करेंगे, नहीं, जातक टेल्स बुद्ध जी की प्रीवियस बर्थ है ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में, वो हमें बताता है, ठीक है। टर्म्स जो हैं बुद्धिज्म में, कुछ टर्म्स को हमने देखे, जैसे एनलाइटमेंट को निर्वाण बोलते हैं, डेथ को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महाविनाश गया को बोलते हैं। उसी तरीके से चैत्य होते हैं जो जहाँ पर पूजा करी जाती है, प्लेस ऑफ वर्शिप। विहार होते हैं आपके प्लेस ऑफ रेजिडेंस। धम्म होता है धर्म, स्तूपा होता है माउंट वेयर द रिलिक्स ऑफ बुद्धा हैव बीन प्लेस्ड। माउंट क्या होता है? स्तूपा बोलते हैं जहाँ पर बुद्ध जी के कुछ अवशेष, नाखून, बाल, इस तरीके की चीजें रखी जाती हैं। अगर नहीं स्तूपा में वही रखी जाती है, स्तूपा दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कमेमोरेटिव हो सकते हैं, वोटिव हो सकते हैं। कमेमोरेटिव का मतलब ये होता है कुछ कमेमोरेट करने के लिए। कमेमोरेट मतलब बुद्ध जी के कुछ अवशेष या फिर किसी बोधिसत्व के अवशेष रखे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं कमेमोरेटिव स्तूपा। वोटिव का मतलब होता है कि वोटिव इन द सेंस कि बस ऐसे ही बनवा दिया, मतलब कि बुद्धिज्म धर्म को मानते हैं तो बस हमने उसको बनवा दिया। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हे भगवान सिलेक्शन करवा दो, ठीक है, भगवान से इधर के भगवान है ना, ये भगवान वो भगवान, जैसे है ना, कुछ लोग कि भाई एक भगवान एक बार सिलेक्शन करा दो तिरुपति बालाजी को, मतलब उनसे सीधा बात कर रहे हैं कि सीधा क्या मतलब आपको विजिट करने आऊँगा, बाल करवाऊंगा वहाँ पर आके, हाँ ऐसा बोलते हैं ना। तो वही है काइंड ऑफ कि जो राजा लोग होते थे तो बनवा देते थे वोटिव स्तूपा भी, किसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए नहीं, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं है, बस वो वोटिव काइंड ऑफ। वोटिव का मतलब ये है कि वहाँ बुद्धा कुछ हेलिक्स नहीं रखे हुए हैं, बस बोला होगा उन्होंने तो उन्होंने बनवा दिया। अब आते हैं स्तूपा के बारे में, देखते हैं तो स्तूपा बुद्ध जी की लाइफ से कौन से इवेंट को दर्शाता है, कमेंट में जल्दी से बताएंगे। व्हाट फेज ऑफ लाइफ इट शोज। हाँ जी, तुम लोगों ने क्या बोल रखा है मैं जानना चाहता हूँ। वॉइस तेज बड़ा हो नहीं पाएगी, मेरे पैर में बर्फ हो रखे हैं, कल से मुझे वहीं बैठना पड़ेगा ठीक है, मैं जो है सफरिंग में हूँ, जबकि मैंने डिजायर भी नहीं करी थी कुछ। ओके, कल क्या विजिट किया तिरुपति? अच्छा, बोल क्या हो गया अगली बार, क्योंकि वर्क अच्छा वर्क करता है ये चीज़। अच्छा, ये क्लास ऐप में मिलेगा। ओम सिंह जगह दानिश भाई इंदौर। अच्छा, पढ़ना तो पड़ेगा, मानता मान लेते हैं। हाँ ओके चलो। निर्वाण, चलो बैठे बैठे एनलाइटमेंट कहाँ से कैसे आ जाती है बेटा? चिल पर मारियन कि बोले बैठे बैठे एनलाइटमेंट कहाँ से आती है? तुम बैठ जाओ, आ जाएगी, तुम बैठ जाओ, हम तुमसे बोल रहे हैं तुम 1 घंटे बैठ जाओ, बैठी नहीं होगी भाई। क्यूरियोसिटी बताया तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और क्या बोल रहे थे? ये मुझे क्यूरियोसिटी है ही नहीं, अब हमें तो जिंदगी मजे लेने हैं, सिगरेट बीड़ी फूकनी है ना, बुरे आचरण करने हैं, तो फिर कहाँ से आ जाएगा? तुम्हें क्यूरियोसिटी होना चाहिए, मुझे जानना है अपने बारे में, मुझे जानना है कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, क्या होता है, तब मिलता है, तभी हट जाता है। बुद्ध स्तूपा करता है, अब यहाँ पर फोकस करना, ठीक है। तो स्तूपा महापरिनिर्वाण को दिखाते हैं बुद्ध जी की डेथ को। ओके ओके, तो कोलिन मैकेंजी करके हुए, कौन? कोलिन मैकेंजी, उन्होंने सबसे पहला एक स्तूपा डिस्कवर किया, ये करके देखा। कौन सा स्तूपा है? तो ये है आपका अमरावती का स्तूपा। कौन सा ये है अमरावती का स्तूपा, मतलब ये एक्चुअल थोड़ी सी नहीं है, जनरेटेड पिक्चर है, लेकिन है ऐसा ही वाइट कलर का, ठीक है। तो ये अमरावती स्तूपा कहाँ देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में, अमरावती जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। किसने बनवाया था? सातवाहनास ने बनवाया था। सर ये कौन होते हैं? ये आप आगे पढ़ेंगे, सर तो लिखवा कह रहे हो, आगे पढ़ा देना। नहीं नहीं, आगे मैंने भूल गया, मैं तो यहाँ लिखवा दिया, तुमको थोड़ी ना बोल रहा हूँ रटो बैठ के इसको सातवाहना भी रटो, ठीक है। जब पता चलेगा अपने समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वो सातवाहना अमरावती स्तूपा, ओहो राइट आई सेड, ठीक है। अमरावती स्तूपा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इसको बाई कॉलिन मैकेंजी। किसने किया था? कॉलिन मैकेंजी करके हुआ, इसने 1797 में इसकी डिस्कवरी करी, राइट ऑलराइट। ये कौन सा है स्तूपा? ये वाला स्तूपा है केसरिया स्तूपा। काय भिन्न मराना के छात्र छात्राओं, समझ में आ रहा हो? केसरिया स्तूपा, ये केसरिया को 1814 में अगेन कॉलिन मैकेंजी ने इसको जो है डिस्कवर किया था, लेकिन 1998 में के मोहम्मद ने ऑफिशियल पूरा इसका एक्सकवेशन किया था। किसने? के मोहम्मद ने। बीच में अलेक्जेंडर कनिंगम भी आए, ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक। बिल्ड किसने करवाया? अशोका ने। अशोका ने बिल्ड तो करवाया, लेकिन बाद में गुप्ता जो डायनेस्टी थी उसने इसको बड़ा करवाया, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक ही ने बनवाया बस खत्म, कोई इसको उस पर कुछ काम कर नहीं सकता। तो अशोका ने बनवाया और गुप्ताज ने इसको क्या किया और इस पर काम किया। तो इसमें क्या पता चलता है कि हाँ, जब गुप्ता डेट पढ़ेंगे, ठीक है, कभी मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि गुप्ताज पैटर्नाइज बुद्धिज्म, तो हम ऐसा नहीं कि एकदम ना बोल देंगे, नहीं पैटर्नाइज नहीं किया, पैटर्नाइज नहीं किया था बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म को नहीं बिल्कुल भी सही से निकाल दिया था, तो ये क्यों करवाते, इसको बड़ा क्यों करवाते, कुछ सोचो। तो इससे हमें इंडायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो अशोक जो है उन्होंने बनवाया था इसको, और अपने टाइम पे फिर बाद में गुप्ता ने किया। हम देखेंगे अशोक का बाय गुप्ता का सब समझ में आएगा, ठीक। ये लार्जेस्ट स्तूपा इंडिया में, ठीक है, ये लार्जेस्ट स्तूपा है इंडिया में, राइट। ये है इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। ये है आपका धामेक, कहाँ पर देखने को मिलेगा? सारनाथ में। कैसा है सारनाथ? जो वाराणसी में, जहाँ पर बुद्ध जी ने सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था। तो ये बुद्ध जी की लाइफ से एसोसिएटेड है। तो कैसा हुआ? कॉमेमोरेटिव स्तूपा हुआ है। कॉमेमोरेट करने के लिए बुद्ध जी की लाइफ का कोई इवेंट को बनाया गया, तो कॉमेमोरेटिव हुआ है। बुद्ध जी की लाइफ से एसोसिएटेड या कुछ रिलेटेड तो कॉमेमोरेटिव है। ऐसे ही बना दिया कि मान्यता मानी गई थी, तो वोटिव स्तूपा हो गया, ठीक। तो सारनाथ वाराणसी में सिलेंड्रिकल शेप में देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। इसको किसने बनवाया था? अगेन अशोका नहीं बनवाया था, लेकिन इसको भी गुप्ताज ने अगेन इसको बड़ा करने का काम किया, इस पर फर्दर काम करने का काम किया उन्होंने, ठीक। केसरिया देख लिया, ठीक है, केसरिया देख लिया, धामेक देख लिया और अमरावती देख लिया, ठीक है। केसरिया स्तूपा के बारे में, केसरिया अभी मैंने बताया कॉलिन मैकेंजी ने 1840 में डिस्कवर किया था, बाद में 1998 में एक्सकवेट किया था, ठीक है, मोहम्मद है। राम भरा आपका कुशीनगर में, ठीक है। तो सांची, अभी से सांची का जो स्तूपा उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, जो भी मांगे। और शांति, सांची अलग है, शांति लद्दाख में व्हाइट कलर का बड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, व्हाइट कलर, राइट। चलो ये है आपका भरभूत स्तूपा। ये भी एक्चुअल पिक्चर नहीं है, थोड़ा जनरेटेड है इसे फील देने के लिए तुमको। ये भरभूत स्तूपा है, ये कहाँ पर है? ये एमपी में। इसको भी किसने बनवाया था? इसको भी अशोक ने बिल्ड करवाया था, लेकिन शुंगा जो डायनेस्टी थी, शुंगा
शुंगा डायनेस्टी, उसने इसमें फर्दर सैंडस्टोन से काम करवाया। इसमें जो तोराना वगैरह ये जो गेटवे देखते हैं स्तूपा में, अभी सब पढ़ेंगे देख हैं उसी पे आ रहे हैं, उसको तोराना बोलते हैं भी आते हैं। तो इसको रिचुअली इनक्रेव करके एनकार्विंग करके उसको बनाने का काम किया था पत्थर से, क्योंकि जो अशोक ने काम किया था पत्थर का काम कुछ नहीं किया था अशोक ने सिर्फ ईंटों का काम किया था। जो भी स्तूपा ने बनाया सिर्फ ईंटों से बनाया, ये फिर पत्थर का काम करने का काम मेनली शुंगास ने किया था। और इस पर्टिकुलर वाले में तोराना जो गेट में वो भी उन्होंने रिचुअली इनक्रेव इसलिए किसका बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है, ईंटों का, ठीक है। तो उसमें जो पत्थर लगाने का काम किया तो शुंगास ने किया था, ठीक। ये भरूच स्तूप है एमपी में, अशोक ने बनाया था, शुंगास ने फर्दर ये सब बनाने का काम किया उसने। और इसमें एक शुंगा रूलर का नाम याद रखना, दाना भूति था। दाना भूति ने क्या किया था, बाद में इसमें इंस्क्रिप्शन वगैरह भी कुछ तो लिखवाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी डिस्कवरी करी थी, जो एसआई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन थे। ओके ओके 1873 में 1873 में, ठीक है। कुछ और स्तूपा भी है, जैसे चेटोप स्तूपा है, ये तक्षशिला पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। पिपरावा स्तूपा है जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। भरूच देख चुके हैं, बोरो जावा इंडोनेशिया में, जो लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड, ठीक है। थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रखिएगा। कुछ मोनास्ट्रीज हैं, अभी स्तूपा पे आ रहे हैं, रुक जाओ। पहले हम स्तूपा ही देखेंगे, उसके बाद ये बाकी चीजें उसके बारे में देखेंगे। सांची स्तूपा जो ध्यान से पढ़ेंगे, काफी क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप सीरियस ये पे प्लस फायर कर रहे हैं तो फिर जरूर देखिए जरा बहुत ध्यान से। इट इज द ओल्डेस्ट स्तूप ऑफ इंडिया बिल्ड बाय किंग अशोक इन द 4th सेंचुरी। सबसे पुराना, सर अभी तो बता रहे कैसे वो सबसे बड़ा था, सबसे पुराना सांची है, अशोक ने बनवाया था इसको। सांची में टोटल ध्यान रखना 3 स्तूपा हैं, स्तूपा नंबर 1, स्तूपा नंबर 2, स्तूपा नंबर 3। स्तूपा नंबर 1 उसमें से ओल्डेस्ट ध्यान रखना, अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कि कौन सा सबसे पुराना है तो 1 नंबर का जो सबसे पुराना है, ठीक। तो सांची में बनवाया गया। एनलार्जमेंट ऑफ स्तूपा वाज डन यूजिंग सैंडस्टोन बाय शुंगा डायनेस्टी। स्तूप ये हिंदी में नहीं, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे जरा। स्तूप में इसको मैंने करेक्ट किया, दैट इज उसका बड़ा करने का काम, स्तूपा को बड़ा करने का काम सैंडस्टोन का यूज करके, पत्थर का इस्तेमाल करके शुंगा ने किया। शुंगा ही ने रेलिंग बनवाई तो स्तूपा में, जिसको भी देखेंगे वेदिका बोलते हैं, पूरा स्ट्रक्चर भी समझेंगे उसका, ठीक है। तो शुंगा ने क्या किया, चलो बता ही देते हैं तुमको, लो यार सर बता नहीं होते बताएं कर रहे हैं। तो ये स्तूपा है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, इसको बोलते हैं अंडा नहीं, डोम लाइक सेक्टर, हेमिस्फेरिकल डोम में अंड हो गया उसको। ऊपर चलो, ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज हर्मिका, रेल्ड पवेलियन है ये हर्मिका। इसके ऊपर जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज छत्र, और छत्र में 1 2 3 जो दिख रहा है ये त्रिरत्न, बुद्धा धर्म बुद्धिज्म में जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न क्या बुद्धिज्म में, केएफसी, हां वो तो जैनिज्म में बुद्धा धम्म और संघा, ठीक है ये। और ये जो टोपी टाइप है इसको बोलते हैं यष्टि बोलते हैं इसको, ओके। ये जो टॉल ये पिलर ये खड़ा हुआ है इसको बोलते हैं गेटवे, क्या बोलते हैं, तोराना बोलते हैं गेटवे को क्या बोलते हैं, तोराना बोलते हैं। याद आएगा तोराना, ओके याद हो गया तोराना। जब तुम अंदर जाओगे तो यहाँ प्रदक्षिणा पथ आएगा, नीचे भी ऊपर भी सर्कम एम्बुलेटरी पाथ उसको अंग्रेजी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रदक्षिणा पथ, ठीक। मेधी थोड़ा सा सही मार्ग नहीं है, मेधी ऊपर होता है, जिसमें ये पूरा टेका हुआ है ना, ये क्या है अंड, इसका जो पूरा सपोर्ट है वो दे रहा होता है मेधी। तो मेधी काइंड ऑफ प्रदक्षिणा पथ के तौर पे काम कर देता है, जैसे यहाँ नीचे जाओ घूमोगे प्रदक्षिणा पथ है, ऊपर जो टेरेस है अच्छा है काइंड ऑफ, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इनको, वो है मेधी, ओके। और ये जो रेलिंग दिख रही है तुमको, ये रेलिंग इसको बोलते हैं वेदिका, समझ में आया। तो रेलिंग वही वेदिका,